हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मैं हूं यशवंतराज पवार। हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को डिटेल के अंदर। कल शाम को आपकी क्लास नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, 1-1.5 घंटे की जो लास्ट की अपनी क्लास थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। अमित पटेल गुड आफ्टरनून, सुप्रिया, प्रतीक सिविल, देबू, थोड़े से कमेंट हम बड़े कर देंगे ताकि थोड़ा बेटर वे में हमें दिख जाए यहाँ पर। मनोज भट्ट वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी सब लोग। मैंने मैसेज आपको ड्रॉप कर ही दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर कि क्लास आपकी 2:30 पे शेड्यूल हुई है। अभिषेक जायसवाल वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे अक्की गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग, जल्दी से बताओ। एनर्जी है, पूरी एनर्जी है या नहीं है, जल्दी बताओ। कमेंट सेक्शन के अंदर भर दो पूरी तरीके से, फुल एनर्जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर, नींद खुल गई, नींद खुल गई। दिन में सोना ही नहीं है, पूरे दिन नहीं सोना है, सोने के लिए सिर्फ रात है। रात को सो बढ़िया तरीके से, 6 घंटे की नींद से ज्यादा नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सांदीपान विश्वास का सर एक डाउट था, पूछो डाउट जल्दी से पूछो, फिर क्लास शुरू करेंगे। सांदीपन विश्वास क्या डाउट है जल्दी बताओ। नूर रहमान एसके वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार बता दो, मेरी वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या, ये भी मुझे बताओ साथ साथ एक बार। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, फुल एनर्जी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फायर फायर, आग आग लग जानी चाहिए सब जगह। देबू कोले गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सताक्षी पाल वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। नहीं जस्ट 1:30 बजे सोया था, अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर चलो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। ऑडियो वीडियो दोनों एकदम बढ़िया है, चलो ठीक है। ब्लेसिंग्स टू मोहित, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून दीपक जोशी। सब लोग जितने भी लाइव हैं अभी, सब लोग कमेंट कर देंगे एक बार, उसके बाद बढ़िया से क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने परमिबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ा था, परमिबिलिटी के कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग तरह की परमिबिलिटीज के जो डिफरेंट तरह के टेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट और कैपिलैरिटी परमिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, वो आप हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट भी बोलते हो, वो आपने वहां पर पढ़ा था कैपिलैरिटी परमिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी। तो ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल के अंदर यहां पर पढ़ी थी। ठीक है, काफी डिटेल के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद फर्दर आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अलग अलग क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ टेस्ट आपके पास और बच गए थे, जैसे पंपिंग इन और पंपिंग आउट टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट के बारे में हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया है कि पंपिंग आउट टेस्ट बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद क्लास को आज शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं दे पाया था क्योंकि क्लास ओवर नहीं हो पाई थी, आज क्वेश्चंस दूंगा काफी सारे। ठीक है, अगर परमिबिलिटी अभी ओवर हो जाती है तो इसी क्लास के बाद क्वेश्चंस दूंगा। 1.5 घंटे का आपके पास ब्रेक होगा, उस 1.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करना है और अपने बैकलॉग्स को पूरा क्लियर करना है। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे वापस से मिलेंगे हम बढ़िया एनर्जी के साथ, वापस से दूसरे नेक्स्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही बढ़िया। तो देखो, नेक्स्ट दो आपने और पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था सर हमने? पंपिंग आउट टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर आपके पास 2 तरह के टेस्ट थे, एक तो कन्फाइंड एक्यूफर और एक अनकन्फाइंड एक्यूफर की बातचीत हमने करी थी। तो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्यूफर के बारे में हमने वहां बातचीत करी कि सर अनकन्फाइंड एक्यूफर का मतलब तो हो जाएगा, अनकन्फाइंड एक्यूफर का मतलब तो हो जाएगा कि आपके पास ऊपर से कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, और कन्फाइंड एक्यूफर का मतलब हो जाएगा कि दोनों तरफ से वो पैक है, ऊपर भी एक इम्परमिएबल लेयर है और नीचे भी एक इम्परमिएबल लेयर है, दोनों ही इम्परमिएबल लेयर हैं आपके पास। ठीक है, तो दोनों ही चीजें वहां पर आप क्लियर आउट कर सकते थे। तो वहीं से हमने देखा कि एक कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है, जिस तरह से पंप आउट करके आप परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हो। तो परमिबिलिटी जैसे आप पंप आउट करोगे, हमने देखा है कि पानी का जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेल है वो रेडियल डायरेक्शन में है। जब रेडियल डायरेक्शन में होता है तो एक कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है, वो जो कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है उसी से हमने सारी कैलकुलेशंस करी थी। एक थीम्स इक्वेशन निकाली थी, एक ड्यूपिट्स इक्वेशन निकाली थी, जो कि आपके पास अनकन्फाइंड एक्यूफर के रिगार्डिंग थी, और कन्फाइंड एक्यूफर की भी एक इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे पंपिंग इन टेस्ट से। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और इसके अंदर परमिबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिटेल के अंदर बात करते हैं। परमिबिलिटी ऑफ सॉइल के, आई थिंक यहां तक सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, आई थिंक यहां तक सब लोग क्लियर है। बाबा सिद्दीकी, पंकज कुमार कर्तव्य, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल को स्टार्ट करने वाले हैं हम वापस आज की क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से। और सबसे पहला यहां पर हमारी कल क्लास रुक गई थी, कि पंपिंग इन टेस्ट के बारे में। देखो, नाम से आपको समझ में आ रहा है पंपिंग इन का क्या मतलब है। पंपिंग इन का मतलब है कि आप पानी को
उस वेल के अंदर पुट कर रहे हो। पंपिंग आउट का क्या मतलब था कि पानी को वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो, यही तो मतलब है। तो पंपिंग इन का मतलब है पानी को पुट आउट कर रहे हो उसके अंदर, और पानी को उसके अंदर फ्लो करवा के उसके रेट ऑफ फ्लो से हम बेसिकली पता करते हैं कि क्या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आ रहा है किसी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल का, ठीक है। तो ये होता है पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट जो होता है ये बेसिकली आपके पास ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर बेसिकली मोर इकोनॉमिकल जो पंपिंग आउट टेस्ट के कंपैरिजन में। देखो पानी को एक्सट्रैक्ट आउट करना उसके लिए डिफरेंट मशीनरीज लगती हैं, और मशीनरीज की वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट होता है टेस्ट का वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर पंपिंग इन मतलब पानी को पुट करना है तो आप कम लो आपके पास जो छोटी छोटी मशीन होती है वहां से भी पानी को पुट आउट कर सकते हो या पानी को इंसर्ट कर सकते हो, तो ये इसलिए ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है कंपेयर टू योर पंपिंग आउट टेस्ट, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाएगी कि पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, या फिर एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तीनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेसिकली, ठीक है। तो एक जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जब लार्ज होता है तब हम पंपिंग आउट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपके पास स्मॉल रहेगा तब हम पंपिंग इन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, पंपिंग इन टेस्ट जो आपके पास आता है, ये पंपिंग इन टेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है ओपन एंड टेस्ट और दूसरा है पैकर्स टेस्ट, ठीक है। ओपन एंड टेस्ट और पैकर्स टेस्ट, इससे बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि हर एग्जाम के अंदर डिटेल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हो, नहीं। लेकिन यहां से ये जरूर पूछा जाता है कि पंपिंग इन टेस्ट दो तरह के जो होते हैं उनके नाम क्या हैं। तो दोनों के नाम आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। एक होता है ओपन एंड टेस्ट और दूसरा होता है आपके पास पैकर्स टेस्ट, ठीक है। अब सर ओपन एंड टेस्ट क्या होता है? ओपन एंड टेस्ट के अंदर बेसिकली सीधी सी बात है, ओपन एंड मतलब जो लास्ट नीचे का पोर्शन होगा वो आपका ओपन अप होगा किसी भी पर्टिकुलर वेल का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बेसिकली जैसे इस तरह से वेल को डिग आउट करोगे, ठीक है। किसी भी सॉइल सैंपल का, किसी भी सॉइल मास का अगर आपको क्या करना है, परमिबिलिटी को कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम डिस्चार्ज मतलब पानी को एक कांस्टेंट रेट के थ्रू इसके अंदर पुट ऑन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर कहीं भी, तो यहां पर जो एंड आपके पास है ये बेसिकली एक तरह से ओपन रहता है, और ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसी से एक एम्पेरिकल इक्वेशन कैलकुलेट करी जाती है, और उस एम्पेरिकल इक्वेशन से आप कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 5.5 R मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है सर। अब यहां पर सर Q क्या है, R क्या है, H क्या है, ये देखो K इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 5.5 RH। ये क्या है सर हमारे पास, दिस इज अ एम्पेरिकल इक्वेशन, ये एक तरह की एम्पेरिकल इक्वेशन है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा। अगर ये आपके पास डिराइव हो पाती तो बिल्कुल तरीके से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। H इज इक्वल टू हेड अंडर विच द फ्लो टेक्स प्लेस। यहां पर जो H आपके पास आ रहा है ये H आपके पास बेसिकली है जिस हेड की वजह से सॉइल सैंपल के अंदर फ्लो होता है, दिस इज दैट हेड, ठीक है। उसके बाद देखो R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वेल, ये आपके पास हो जाएगा R जो है दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ वेल। ये जो वेल आपने निकाला है इस वेल की रेडियस को ही हम क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। और Q जो है दिस इज द कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो, एक कांस्टेंट रेट से हम पानी को एंटर करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट रेट से हम पानी को एंटर करते हैं। अभिषेक दास पूछता सॉइल मैकेनिक्स कितने दिन में खत्म होगा? WPSC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का एग्जाम आ रहा है इसलिए पूछे हैं। WBPSC वेस्ट बंगाल PSC का एग्जाम कब आ रहा है, कितने तारीख को एग्जाम है? शायद जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट। अच्छा, हो जाएगा, तब तक तो हो ही जाएगा, ठीक है, तब तक आपके पास हो ही जाएगा क्लियर, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स तब तक आपका कवर अप हो जाएगा कंप्लीटली। अब यहां पर देखो तो ये वाला टेस्ट हो गया सर, ये वाला टेस्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पंपिंग इन टेस्ट के अंदर हमने कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज को पुट ऑन किया, एंड आपका ओपन रख रहे हो, अब वहां पर देखोगे एक एम्पेरिकल तरीके से इक्वेशन आपने निकाली है। H जो है हेड मेंटेन रख रहे हो, हेड कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे, और सिमिलरली R मतलब रेडियस ऑफ वेल के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, एंड दिस इज द नोन एज योर ओपन एंड टेस्ट, ठीक है। यहां पर देखो दिस मेथड इज यूज फॉर स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए काम आता है बेसिकली मेथड। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से मेथड ज्यादा इकोनॉमिकल हैं, तो पंपिंग इन मेथड्स आर मोर इकोनॉमिकल देन पंपिंग आउट मेथड। ये तो हमें समझ में भी आ रहा है सर कि बिल्कुल क्लियर है, ये चीजें बात क्लियर समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास नेक्स्ट होता है पैकर्स टेस्ट। अब देखो पैकर्स टेस्ट के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, पैकर्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है। पैकर्स टेस्ट के अंदर होगा क्या कि यहां पर आपके पास इस तरह से जब वेल को डिग आउट करोगे पैकर्स टेस्ट में, इस तरह से आपने वेल को डिग आउट किया, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर आपके पास इस एक पर्टिकुलर लेंथ पर, मान लो ये एक पर्टिकुलर लेंथ है L, इस पर्टिकुलर लेंथ पर यहां पर होंगे आपके पास परफोरेशंस। क्या होंगे? परफोरेशंस,
परफोरेशंस का मतलब क्या होता है सर? परफोरेशंस का मतलब होता है इस तरह छोटे छोटे से छेद होते हैं इस तरीके से, ठीक है, छोटे छोटे से गैप्स, परफोरेशन को आप बोल सकते हो गैप्स। तो छोटे छोटे से गैप्स होंगे जिसकी वजह से पानी जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है ये हम नीचे लास्ट के अंदर कुछ गैप्स यहां पर छोड़ देते हैं, कुछ परफोरेशन छोड़ देते हैं, कुछ होल्स यहां पर छोड़ देते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम परफोरेशन। तो गैप्स बोल सकते हो या फिर होल्स बोल सकते हो, इस तरह का बोला जाता है परफोरेशन। तो ये जो परफोरेशन हैं अब इसके ऊपर, इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोफिशिएंट को निकालोगे। तो जो कंप्लीट इक्वेशन आपके पास एम्पेरिकल आती है पैकर्स टेस्ट के अंदर वो डिपेंड करती है इस लेंथ के ऊपर, कि अगर आपके पास जो लेंथ आ गई, अगर ये लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10r, किससे ज्यादा होगा? इफ दिस लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10r, r क्या है सर? r वो आपके पास है रेडियस ऑफ वेल, r इज बेसिकली योर रेडियस ऑफ वेल। जो वेल आपने डिग आउट किया है उसकी रेडियस होगी r। अगर ये कंडीशन रहती है तब आप कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को कुछ इस तरह से निकाल सकते हो कि k इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एच log 10 L बाय आर, log 10 L बाय आर। L क्या है सर? L ये डेप्थ ऑफ, ये लेंथ है बेसिकली जहां तक आपके पास परफोरेशंस रहते हैं, दिस इज लेंथ L। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, K इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एल एच। क्यू क्या है सर? क्यू वो कांस्टेंट डिस्चार्ज है, L क्या है? लेंथ ऑफ परफोरेशंस, H क्या है? जो हेड आपने मेंटेन किया है जिससे वजह से पानी वहां पर फ्लो हो रहा है वो H है। L बाय आर तो आपको पता ही है। तो ये भी एक तरह का एम्पेरिकल रिलेशन है जिसके बारे में आपको याद रख के चलना है। तो ये लेकिन वैलिड है दो कंडीशंस में। पहला कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन है जब लेंथ आपके पास ग्रेटर देन इक्वल होती है किसके? 10r के। अगर लेंथ आपके पास r और 10r के बीच में रहेगी तब क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया सर? तब ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, दैट इज k इज इक्वल टू 2 पाई Q अपॉन 2 पाई एल एच साइन एच इनवर्स L अपॉन 2r। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। पैकर्स टेस्ट के अंदर जनरली आपसे बस इतना ही पूछा जाता है, या तो आपको फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, ऑल्दो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर पैकर्स टेस्ट के फॉर्मूले को सॉल्व करवा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इवन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये पैकर्स टेस्ट का नाम जरूर आपसे पूछा जाएगा कि एक तरह का पंपिंग इन मेथड होता है, और पंपिंग इन मेथड में आपके पास दो
स्टार्ट है क्या क्लास? जल्दी बताओ एक बार। वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कमेंट दिख जाएंगे आप लोगों के मुझे, थोड़े कमेंट बड़े बड़े कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं कमेंट्स को। सर कुछ बोलिए। बोल रहे हैं क्लियर है अभिषेक? यस सर क्लियर। ओके क्लियर है सर, क्लियर, ऑल क्लियर। अब सही है, चलो बढ़िया, ठीक है, अब बढ़िया है तो अब क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ वापस से। ठीक है, तो यहां पर देखो हम बात कर रहे थे एक अलग अलग सूटेबिलिटी की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है जब क्लास वापस से स्टार्ट हो जाती है ना, मजा आएगा उस चीज में, क्योंकि डिस्टर्बेंस से थोड़ा फ्लो टूट जाता है। अब बिल्कुल क्लियर है, अपने बीच में बातें क्लियर हैं, और यहीं से शुरू करते हैं, पूरा वापस से स्टार्ट करते हैं चीजों को। चलो ठीक है, अब यहां देखो, जिस सब्जेक्ट में मजा आ रहा है उसमें इशू आ रहा है, आ जाता है, हो जाता है, नेटवर्क इशू है, कभी कभी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो कांस्टेंट हेड मेथड की बात करते हैं, तो कांस्टेंट हेड मेथड जो है, जो हमने बात करी थी कि दैट वाज सूटेबल फॉर योर कोर्स ग्रेन सॉइल, वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जनरली सूटेबल होती है। और यहां पर किसी एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, किसी एग्जाम में ऑप्शन के अंदर अगर आपके पास दिया जाए क्लीन ग्रेवल एंड सैंड, तब भी आप उसको टिक कर दोगे, दैट इज करेक्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में जो हमने बताया था, तो कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर भी हमने क्या बताई थी काद, कि इनडायरेक्ट मेथड होता है कंसोलिडेशन से, वहां से भी आप कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हो, और ये आपके पास सूटेबल होती है फॉर द होमोजीनियस क्लेस। ठीक है, फॉर द होमोजीनियस क्लेस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं फॉलिंग हेड टेस्ट की या फिर वेरिएबल हेड टेस्ट की, सो दिस वेरिएबल हेड टेस्ट का मतलब ही होता है, ये भी आप होता है फाइन सैंड एंड सिल्ट, पैकर्स मेथड, पैकर, अरे पैकर मेथड पहले हो तो गया था, पैकर मेथड हो तो गया, वहां रुक गया था क्या वीडियो? जल्दी से बताओ, मुझे लगता है इसके बाद रुका होगा, पैकर्स मेथड तक तो हो चुका था शायद, पैकर टेस्ट में रुक गया था। चलो ठीक है, जब सब लोग कह रहे हो तो शुरू वहीं से शुरू करते हैं वापस से। ओके, यहां पर देखो पैकर्स टेस्ट में वापस समझो ध्यान से, एक तरह का एम्पेरिकल टेस्ट है, एम्पेरिकल मेथड है, और इससे इस मेथड को आपने यूज किया और फॉर्मूले को बनाया। जल्दी से देखो पैकर्स टेस्ट के अंदर समझो क्या बात है। पैकर्स टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वेल को डिग आउट करते हैं। ठीक है, पैकर्स टेस्ट के अंदर हम वेल को डिग आउट करते हैं। ओपन एंड टेस्ट के अंदर बॉटम से हमने उसको ओपन किया था, लेकिन हम दोनों ही तरह के आपके पास पंपिंग इन टेस्ट होते हैं। पंपिंग इन टेस्ट का मतलब होता है कि पानी को आप उसके अंदर, सॉइल के अंदर पंप इन कर रहे हो। तो वाटर को जब आप यहां पर एक कांस्टेंट रेट से पंप इन करते हो, उस कांस्टेंट रेट को हमने मान लिया Q, और यहां पर नीचे ये आपके पास हो जाएगा लेंथ ऑफ परफोरेशंस। L क्या होता है? L इज योर लेंथ ऑफ परफोरेशंस। अगर यहां पर L की मैं बात करूं तो L इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ परफोरेशन। अब ये जो लेंथ ऑफ परफोरेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर नीचे की तरफ पॉइंट के अंदर यहां हम कुछ परफोरेशंस बनाते हैं ताकि वाटर वहां पर रेडियली एंटर कर पाए। ठीक है, तो ये परफोरेशंस टेस्ट के अंदर ये कंडीशंस रहती हैं। इन कंडीशंस को सूट करते हुए दो कंडीशंस आपके पास आएंगी। एक कंडीशन आएगी क्या, जब लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 10r के बराबर, और जब लेंथ आपके पास होता है r और 10r के बीच में। ये दो तरह की बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर लेंथ आपके पास ग्रेटर देन 10r है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 2 पाई LH log of 10 L by R। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सर इसमें Q क्या है? Q आपके पास होता है कांस्टेंट डिस्चार्ज, 2 पाई L, L क्या है? लेंथ ऑफ परफोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था। H क्या होता है? H होता है आपके पास हेड। ये वो हेड है जिसकी वजह से ये फ्लो हो पा रहा है सॉइल के अंदर। आपने तो पानी डाल दिया, अब वाटर फ्लो करेगा किसी हेड की वजह से, हेड डिफरेंस की वजह से, तो ये वो हेड है जिसकी वजह से वाटर आपके पास उसके अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज H log 10 L by R। ये बेसिकली आप यहां पर यूज करते हो। दिस इज एन एम्पेरिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यहां पर टेस्ट के नाम से जरूर चीजें आपसे पूछी गई हैं कि पैकर्स टेस्ट जो है वो किस काम आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है, एक तरह का पंपिंग इन मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास जो लेंथ ऑफ परफोरेशन है वो R और 10R के बीच में अगर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर इसमें R क्या है? R आपके पास होता है रेडियस ऑफ वेल। ये जो वेल आपने यहां पर डिग आउट किया था, इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, तो इस रेडियस ऑफ वेल को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो L अगर दोनों के बीच में है, तब आप यहां से देख सकते हो कि ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आपके पास आ गया, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 2 पाई LH साइन H इनवर्स L बाय 2R। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का फंक्शन रहता है जहां से कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी
आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक तरह का एम्पेरिकल रिलेशन है। फिर बता रहा हूं, फॉर्मूला अगर याद नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको नाम जरूर याद होना चाहिए कि पैकर्स टेस्ट किस काम आ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहां मैं आपको आप लोगों को बता रहा था कि अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं जो कौन कौन से टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। कुछ एग्जाम्स के अंदर वैसे इनिशियली हमने बात करी थी कि सर कांस्टेंट हेड टेस्ट के लिए आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल ज्यादा सूटेबल होती हैं। अगर मैं फॉलिंग हेड टेस्ट की बात करता हूं तो वहां पर फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है वो जनरली ज्यादा सूटेबल होती हैं। इसके बारे में हमने बातचीत करी थी। यहां पर अगर देखोगे तो कांस्टेंट हेड मेथड में कभी कभी एग्जाम के अंदर यह भी लिखा आता है दैट इज इट सूटेबल फॉर योर क्लीन ग्रेवल और सैंड। तो बिल्कुल क्लीन ग्रेवल और सैंड के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि क्लीन ग्रेवल और सैंड ये भी एक तरह के क्या है, ये भी एक तरह के कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स ही आपके पास होते हैं। सिमिलरली कंसोलिडेशन टेस्ट कौन सा है, ये वो कंसोलिडेशन टेस्ट है जिससे आपने इनडायरेक्ट वे में कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को कैलकुलेट किया था। दिस इज दैट कंसोलिडेशन टेस्ट, और ये हम सूटेबिलिटी इसकी रहती है फॉर होमोजीनियस क्ले। तो कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन के अंदर ये चीज देखने को मिल जाए कि होमोजीनियस टेस्ट क्लेस के लिए कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, अगर इनडायरेक्ट टेस्ट की बात करी गई है तो वो आपके पास हो जाएगा कंसोलिडेशन टेस्ट। फिर है फॉलिंग हेड टेस्ट। फॉलिंग हेड टेस्ट बेसिकली फाइन सैंड और सिल्ट्स के लिए सूटेबल है। ये भी किसी एग्जाम के ही तीनों क्वेश्चंस हैं जहां पर थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है, फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन नहीं, लेकिन उसके नाम से पूछा गया स्पेसिफिकली कि बता दो कौन सा सॉइल आपका सूटेबल होता है। तो यहां पर आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल CVMC गामा डब्ल्यू बिल्कुल करेक्ट है हर्षित, CVMV गामा डब्ल्यू। अब देखो फर्दर यहां आपके पास आता है अलग अलग तरह के फैक्टर्स की हम बात करते हैं। अब पूरी बात बहुत बढ़िया तरीके से पूरी कहानी को ध्यान से समझना, सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास स्टेटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखो कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परमिएबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत के अंदर जब परमिएबिलिटी स्टार्ट करा था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी सर? पहली बात तो पार्टिकल साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो पार्टिकल साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स की साइजेस पर भी डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था सर कि ये बेसिकली आपके पास डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर भी, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितनी कम आपके पास स्पेसेस हैं वहां पर, उसकी बेसिस पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस परमिएबिलिटी को बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं, आप बेसिकली कंट्रोल करते हैं परमिएबिलिटी को। तो सबसे पहला आपके पास है साइज ऑफ द पार्टिकल दैट इज D10, साइज ऑफ द पार्टिकल दैट इज D10। अब यहां पर ध्यान से समझना क्या बात है, अगर आपके पास साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल की बात करेंगे तो यहां पर परमिएबिलिटी जो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 का स्क्वायर। ठीक है, D10 के स्क्वायर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई सॉइल मास है जिसके अंदर उसकी एवरेज साइज या इफेक्टिव साइज जो आ रही है वो अगर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, वो बढ़ती चली जाएगी, उस वाले केस के अंदर मोर एक्यूरेट कौन सा है सर? इसमें मोर एक्यूरेट कहां पर आ रहा है? ठीक है, इसमें मोर एक्यूरेट कौन सी बात, फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो मोर एक्यूरेट की तो बात ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो परमिएबिलिटी जो डायरेक्टली डिपेंड करती है D10 के स्क्वायर के ऊपर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितनी बड़ी पार्टिकल साइजेस होंगी उसके बीच में क्या होगा, देखो जितनी बड़ी पार्टिकल अगर साइजेस होंगी उसके बीच की वॉइड साइजेस भी आपके पास क्या रहेंगी, उसके बीच की वॉइड साइजेस भी आपके पास ज्यादा रहेंगी। ये आपको पता ही है कि जब हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स की बात कर रहे थे वहां साइज ऑफ द वॉइड, मैंने एक चार्ट लिखवाया था आपको, तो वहां पर साइज ऑफ द वॉइड क्या था, साइज ऑफ द वॉइड ज्यादा था, इंक्रीमेंट था। तो अगर आपके पास पार्टिकल साइज ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसकी वॉइड साइजेस भी ज्यादा होगी, और वहां पर रेजिस्टेंस टू द फ्लो वो आपके पास क्या रहेगा, कम रहेगा। इस वजह से परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों ही बातें सिमिलर रहती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि विद इंक्रीज इन साइज, with increase in effective size of the particle, with increase in effective size of the particle within the soil mass के अंदर, within the soil mass the void sizes will also increase. The void sizes will
also increase, the void sizes will also increase, and therefore, और इस वजह से होगा क्या, and therefore the resistance to flow, therefore the resistance to flow will decrease. तो जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो क्या होगा, वो आपके पास कम हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस टू फ्लो विल डिक्रीज एंड परमिएबिलिटी विल इंक्रीज. और परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, एंड परमिएबिलिटी विल इंक्रीज. तो यहां पर ये रीजन भी हो गया, और बेसिकली k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10 का स्क्वायर, ये भी हम यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी साइज ऑफ द पार्टिकल की. सेकंड देखो फैक्टर क्या है. सेकंड फैक्टर है आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया. बिल्कुल सर सही बात है. अगर मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, कल की क्लास के अंदर भी हमने स्फेरिकल पार्टिकल के लिए भी और ऐसे पार्टिकल के लिए जो किसी पर्टिकुलर सीव साइज से पास होते हो और किसी दूसरी पर्टिकुलर सीव साइज पर रिटेन होते हो, उन दोनों के लिए हमने वहां पर निकाला था क्या, वहां पर हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया था 6/d और 6/√(x) मल्टीप्लाई बाय y. ये दोनों फॉर्मूले आई थिंक आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद भी होंगे. ठीक है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का सर मतलब क्या है. स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास साइज ऑफ द पार्टिकल से. सो दिस स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल. अब हमें सर सीधा सीधा यहां से रिलेशन समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास साइज ऑफ द पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना कम आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा साइज ऑफ द पार्टिकल है उतनी ज्यादा वॉइड साइजेस, और जितनी ज्यादा वॉइड साइजेस उतना ही कम आपके पास रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा परमिएबिलिटी. इसका मतलब हो गया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो बेसिकली आपके पास इनवर्स रिलेशन रखेगा परमिएबिलिटी के साथ. मतलब जितना ज्यादा आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही कम होगी आपके पास सॉइल की परमिएबिलिटी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि परमिएबिलिटी is basically, coefficient of permeability is basically proportional to the specific surface area, inversely proportional to the specific surface area का स्क्वायर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी. यहां से क्लियर हो रही है बात. क्या क्लियर हो रही है सर, कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये साथ साथ यहां पर लिख सकते हो, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, specific surface area increases, specific surface area increases with decrease in particle sizes, with decrease in particle sizes, and therefore resistance to flow, of fluid through the soil medium, increases, and therefore, और इस वजह से हम ये बोल सकते हैं and therefore the permeability will decrease. और इस वजह से क्या होगा सर, परमिएबिलिटी जो है वो हो जाएगी कम. परमिएबिलिटी विल डिक्रीज, तो यहां पर आपके पास परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. मतलब सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियरली हमें समझ में आ रही है बातें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अब आप खुद ही बताओगे. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या है सर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. यहां से बताओ डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन सर हमें पता है क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज S. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये आपके पास होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन. तो क्या मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और क्या इसका रिलेशन है. सर कैसे हो सकता है SSA टू K, कैसे हो सकता है SSA टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया टू K.
अरे यही तो बताया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो आपके पास है वो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है गणेश। पार्टिकल साइज पे अगर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितनी कम पार्टिकल साइज उतना ज्यादा आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है ना, उतना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यहां बताओ मुझे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ किस तरह से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी रिलेट करेगा। कैसे आप इसको देख सकते हो कि अगर कोई फ्लूइड किसी पर्टिकुलर सॉइल से पास कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस, अगर सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है तो क्या रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगा या फिर रेजिस्टेंस आपके पास कम होगा। अब देखो गणेश क्या हो रहा है कि सारी बातें खत्म हो गई हैं, उस रामायण पूरी खत्म हो गई। अब गणेश पूछ रहे हैं सर राम कौन है, सर साइज छोटी तो एरिया भी छोटा। अरे ऐसे नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बात है। कॉन्टैक्ट एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, किसके बोला, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी है। ध्यान से समझना, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की। अब देखो ध्यान समझना गणेश यहीं पर, और किसी को डाउट है क्या, ये जल्दी से बताओ। ये कि स्पेसिफिक सरफेस छोटा एरिया, छोटा मतलब डायमीटर, छोटा एरिया, तो फिर आपने क्या रिवाइज किया और आपने किस तरीके से पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहां से देखो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं बोलता हूं कि पर यूनिट आपके पास जो एरिया आपके पास आ रहा है, इफ दिस वॉल्यूम इज सिमिलर, अगर कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखो कि यहां आपने क्या किया सर, यहां आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स लिए हैं इस तरीके से, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स लिए हैं इस तरीके से, ये सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहां पर आप क्या करोगे, यहां आप छोटे छोटे पार्टिकल लेते हो बहुत सारे, यहां आप छोटे छोटे पार्टिकल लेते हो बहुत सारे, ये पूरे मास के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल काफी सारे आ जाएंगे, ठीक है, काफी सारे पार्टिकल यहां आ जाएंगे। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम को अगर आप यहां पर सेम रखोगे और इन सबका एरिया निकालोगे सारे पार्टिकल को मिला के, तो ये एरिया इसके कंपैरेटिवली क्या आएगा, वो एरिया इसके कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। दिस इज योर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, दिस इज योर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो यही तो बात होती है, यही तो हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो कॉन्टैक्ट एरिया पार्टिकल के अराउंड आ रहा है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है विद इन द पैकिंग, उस पैकिंग के अंदर, इस वजह से इसको बोलते हैं कि ज्यादा एरिया आ रहा है। अब यहां पर देखो, ये बताओ मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ कैसे सर रिलेट करेगी चीजें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगी। अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन पानी का, देखो एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है यहां पर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है जब परमिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि पानी का जो साथ है वो पानी ही देगा, ठीक है, पानी का साथ पानी ही देता है। पानी के अलावा अगर कोई दूसरा आपके पास होगा पार्टिकल या कुछ दूसरा चीज होगी तो वो हमेशा उसको अपोज करेगी। इसका मतलब सर ये है कि अगर सॉइल मास के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो मान लो यहां पर आप मान लेते हो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो यहां पर आपके पास पानी के जो फ्लो चैनल्स हैं वो फ्लो चैनल्स भी इंक्रीज करेंगे क्या, ये वाटर के जो फ्लो चैनल हैं ये फ्लो चैनल भी इंक्रीज करेंगे। अब पानी दूसरे पानी के फ्लो के अंदर कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करेगा। इस वजह से अगर आपके पास इस तरह के फ्लो चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली वाटर को फ्लो करने के लिए सपोर्ट करेंगे, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा, जितना अमाउंट ऑफ पानी सॉइल के अंदर ज्यादा होगा, उतने ज्यादा आपके पास वाटर चैनल्स बनेंगे, और जितने ज्यादा पानी के चैनल्स बनेंगे उतना आसान होगा किसी पानी को सॉइल के अंदर से फ्लो करने में। जो आउटसाइड वाटर है उसको बहुत आराम होगा उसके अंदर फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर इसको लिख भी सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर कि विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, with increase in degree of saturation, with increase in degree of saturation, volume of water, क्या होता है, volume of water inside the soil mass, volume of water inside the soil mass increases। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा सॉइल मास के अंदर, ठीक है। एंड द वाटर चैनल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, द वाटर चैनल विल
ऑल्सो इंक्रीज एंड देयरफॉर, इस वजह से क्या होगा, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू फ्लो, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू मीडियम, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू मीडियम will decrease and therefore, और इस वजह से, and therefore permeability will increase, और क्या हो जाएगा सर, permeability जो है वो बढ़ जाएगा, and therefore permeability will increase, बढ़ जाएगी permeability। क्लियर है? बिल्कुल, अपने तो अपने होते हैं, बस वही पॉलिसी है कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। तो पानी ही पानी की मदद करेगा, ठीक है, पानी ही पानी की मदद करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा इसकी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन पानी भी अपना होना चाहिए, पानी भी अपना होना चाहिए। इस चीज का भी आगे देखेंगे, इस चीज को भी आगे ध्यान से देखेंगे, किस तरह से मैं अपने की बात क्या कर रहा हूं। मतलब पानी आपका अंदर का पानी होना चाहिए, ये अंदर वाला वाटर होना चाहिए जो वॉइड्स के अंदर बैठा है। अगर आपका आदमी सिस्टम के अंदर बैठा है तो आपकी सिस्टम के अंदर एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है, ठीक है, ये रूल है, ये जगत जाहिर रूल है। तो इस चीज को आपको थ्रू आउट ध्यान रखोगे, इन फैक्टर्स के अंदर कभी फैक्टर गलत नहीं होंगे कि अपने ही आपके साथ देंगे, आउटसाइडर आपका साथ कभी देगा नहीं, ठीक है। इस चीज को हमका ध्यान रखना। तो लिख भी लो इसको, क्या लिखोगे, अपने ही अपने होते हैं, बस दिस इज द पॉलिसी, यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, सब में यही काम आएगा। देखो अभी नेक्स्ट है आपके पास सॉइल स्ट्रक्चर। चलो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि कैसे सॉइल स्ट्रक्चर पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड करेगा। मैं आपको दो तरह के स्टेटमेंट बताता हूं, दोनों मुझे बताना कहां कहां पे होगा और कैसे कैसे आप क्या उसको समझ पा रहे होंगे। पहला आपका स्टेटमेंट ये है, पहला आपके पास स्टेटमेंट ये है, क्या स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपके पास ये है कि इन केस ऑफ लूज ग्रैनुलर सॉइल्स के केस के अंदर परमेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है कंपेयर टू द डेंस सॉइल्स। क्या ये बात सही है क्या? इन द केस ऑफ लूज ग्रैनुलर सॉइल्स आपके पास परमेबिलिटी जो होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी कंपेयर टू किससे, डेंस सॉइल्स के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बताओ जल्दी से, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर लूज ग्रैनुलर सॉइल्स हैं, लूज ग्रैनुलर सॉइल का मतलब कि वहां आपके पास स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, और दूसरा आपके पास है वो ग्रैनुलर टाइप की सॉइल्स हैं, दूसरा क्या है वो ग्रैनुलर टाइप्स की सॉइल्स है, लूज ग्रैनुलर हो गया, तो डेंस में लेस, लूज में मोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ loose granular soils, in the case of loose granular soils, the permeability will be more, the permeability will be more compared to the dense soils, डेंस सॉइल्स के कंपैरिजन में परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट अगर स्ट्रक्चर की ही बात कर रहा है तो ये चीज वापस से एक तरह से आपके लिए रिवीजन ही है कि अगर मैं फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स की बात करूं, और फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, आई थिंक भूले नहीं हो, याद होगा सब कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, ऐसा नहीं करना है, सब कुछ याद रखना है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है सर, बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्ज स्ट्रक्चर्स में थे किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, विच विल हैव मोर परमेबिलिटी? तो देखो, इन केस ऑफ फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है फ्लोक्यूलेटेड की, इन केस ऑफ फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर वॉइड साइजेस आर मोर, क्यों होती है? क्योंकि वॉइड साइजेस ज्यादा होती हैं, तो वॉइड साइजेस आर मोर, देयरफॉर वॉइड साइजेस आर मोर, देयरफॉर परमिएबिलिटी
इस वजह से जो परमिएबिलिटी है, देयरफॉर परमिएबिलिटी विल बी मोर कंपेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर में हम इस तरह की बात कर सकते हैं कि सर यहां पर परमिएबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। अगर फ्लॉक्यूलेटेड की बात करें तो ज्यादा रहेगी, डिस्पर्स में आपके पास कम रहेगी। ठीक है, तो ये आई थिंक केस समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा केस था सर सॉइल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है सॉइल टाइप। सर सॉइल टाइप का क्या मतलब है, मतलब कौन से तरह की सॉइल है और उसमें किस किस तरह का आपको परमिएबिलिटी देखने को मिलेगा, ये होता है सॉइल टाइप का बेसिकली मतलब। कौन से टाइप की सॉइल है, जैसे अगर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल्स और फाइन ग्रेन सॉइल्स की बात करता हूं तो यहां पर परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी अगर मैं एक बात कर रहा हूं कोर्स ग्रेन सॉइल्स की और फाइन ग्रेन सॉइल्स की, तो कौन से सॉइल की परमिएबिलिटी आपके पास ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ। कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में से किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। देखो एक रूल आपको ध्यान रखना है, सॉइल टाइप को जब बात कर रहे हो एक रूल आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहां पर वॉइड साइजेस, यहां पर क्योंकि कुछ बच्चे ये भी तो सोच सकते हैं अरे सर नंबर ऑफ वॉइड्स तो फाइन के अंदर ज्यादा है, अरे नंबर ऑफ वॉइड्स तो फाइन के अंदर ज्यादा है तो हो सकता है ज्यादा पानी वहां से निकले। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है जब भी हम परमिएबिलिटी की बातचीत करते हैं तब आपके पास वॉइड साइजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है कंपेयर टू नंबर ऑफ वॉइड से। तो वॉइड साइजेस आर गिवन more importance, void sizes are given more importance than number of voids, while ऑब्जर्विंग परमिएबिलिटी। जब हम परमिएबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हम बेसिकली इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वॉइड साइजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ वॉइड्स के केसेस में। ठीक है, तो वह हम बेसिकली देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखोगे इसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे और हम बोल सकते हैं कि परमिएबिलिटी इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स will be more than फाइन ग्रेन सॉइल्स, FGS और CGS। अब आपको पता है ये चीजें। चलो ठीक है सर, यहां तक की बात तो बढ़िया लगी। अब यहां पर देखो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि अगर मैं क्ले मिनरल्स की बात करता हूं या फिर ऐसी सॉइल्स की बात करता हूं जिसके अंदर मॉन्ट मोइलोनाइट क्ले मिनरल है। मॉन्ट मोइलोनाइट तो सबको याद ही होगा, ठीक है। तो मॉन्ट मोइलोनाइट क्ले मिनरल है, ऐसी सारी क्लेज हैं जिसका क्ले पार्टिकल्स के अंदर जो मिनरल है आपके पास मॉन्ट मोइलोनाइट है, तो उसके ऊपर जो एड्सॉर्ब्ड कैटायंस आते हैं, DDL भूले तो नहीं हो, तो एड्सॉर्ब्ड कैटायंस जो उसके ऊपर आते हैं उसकी वजह से भी परमिएबिलिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। और किस तरह से इफेक्ट पड़ता है वो डिपेंड करता है कि वो एड्सॉर्ब्ड कैटायन कौन सा है, ठीक है। तो अगर इन स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली ध्यान से देखना, इस सीरीज को भी आपको याद रखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली soils containing Mont Morillonite mineral in the clay fractions के अंदर अगर आपके पास Mont Morillonite mineral है in the clay fraction then दिस परमिएबिलिटी, ये जो परमिएबिलिटी आपके पास आ रही है, परमिएबिलिटी विल बी अफेक्टेड बाय एड्सॉर्ब्ड कैटायन की वजह से आपके पास परमिएबिलिटी अफेक्ट होगी एब्सॉर्ब्ड कैटायन इन द स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से परमिएबिलिटी आपकी चेंज होगी। सर कैसे चेंज होगी, क्या सीरीज होती है, वहां पर तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पूरी देखी थी, किस तरह से एड्सॉर्ब कौन सा किसको रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेसमेंट सीरीज कंप्लीटली देखी थी। सिमिलर तरीके से देखो यहां पर देखोगे तो दिस इज कैल्शियम H Na एंड K।
सर इस सीरीज का क्या मतलब है? इस सीरीज का मतलब है कि अगर कोई आपके पास सॉइल है जिसके अंदर मॉन्ट मोलिब्डेनाइट क्ले मिनरल आपको देखने को मिल रहा है और वहां पर अगर एड्सॉर्ब्ड कैटायन आपके पास कैल्शियम है, तब उस तरह की सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू अगर वहां पर हाइड्रोजन कैटायन हो, कंपेयर टू अगर वहां पर आपके पास सोडियम कैटायन हो, और कंपेयर टू अगर वहां पे आपके पास पोटेशियम कैटायन हो। तो ये सीरीज आपके पास होती है कि कैल्शियम है तो परमिएबिलिटी ज्यादा, H है तो परमिएबिलिटी थोड़ी कैल्शियम से कम लेकिन सोडियम से ज्यादा, सोडियम है तो परमिएबिलिटी थोड़ी और कम हो गई, और पोटेशियम होगा तो थोड़ी और परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। ये सारा लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है, सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। तो सर ये सीक्वेंस तो लॉजिकल भी है, हमें समझ आ रहा है ये बात। क्या समझ आ रही है हमें? हमें ये बात समझ में आ रही है कि अर्थन डैम के कोर के अंदर जो हम क्ले सॉइल्स वगैरह यूज करते थे, तो हमें पता था कि वहां पर अगर एड्सॉर्ब्ड कैटायन सोडियम हो जाए उसके अंदर तो उसकी परमिएबिलिटी को कम करता है। तो बेसिकली यहां पर भी देख लो, ये चीज समझ में आ रही है कि सोडियम की वजह से परमिएबिलिटी आपके पास क्या आ रही है, सोडियम की वजह से परमिएबिलिटी बेसिकली क्या आ रही है, कम आ रही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप डबल डिफ्यूज लेयर के कॉन्सेप्ट से भी, जो मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया था, वहां से भी बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट करके समझ सकते हो। तो यहां पर देखो एक नोट हम यहां लिखेंगे, एक नोट आप लोगों को यहां लिखना है। क्या लिखना है सर? नोट। क्या लिखना है? नोट। नोट लिखोगे द सॉइल्स कंटेनिंग, ऐसी सॉइल्स द सॉइल्स कंटेनिंग सोडियम प्लस कैटायन will have less permeability than calcium plus 2 cation, and therefore इस वजह से and therefore soils containing sodium and therefore soils containing Na plus will be used, इसीलिए ये यूज करी जाती है, will be used in the core of earthen dam, earthen dam के कोर में इसको यूज किया जाएगा। तो अगर ये स्टेटमेंट में कहीं अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं, कब किसको चूज करना है, किस तरह से चूज करना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सीक्वेंस है कुछ भी नहीं है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। ये याद तब करोगे जब आपके पास डीडीएल का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तब तो ये बहुत सिंपल वे में इसको बच्चों की तरह कर जाओगे। ऑल्दो अगर मैं यहां पर ये नहीं बताता, फिर भी मुझे लगता है 90 to 95% बच्चे अगर ये स्टेटमेंट आया होता तो भी उसको करेक्ट कर जाते। इतना मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि फिर भी करेक्ट कर जाते, कहीं ना कहीं लिंक कर ही लेते आप डीडीएल से, क्योंकि डीडीएल कॉन्सेप्ट मैंने बोला था एक तरह का कोर कॉन्सेप्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, उससे बहुत सारी चीजें आप आपस में रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां पर। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट बता दो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से क्या फर्क पड़ता है परमिएबिलिटी के ऊपर। अरे जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो उतना कम परमिएबिलिटी। तो ये तो हो गया इनवर्स रिलेशन, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या रहेगा, उतना ज्यादा आपके पास रहेगा, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन उतना कम हो गया आपके पास क्या, उतना कम हो गया परमिएबिलिटी। सिंपल सा तरीका है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझने की ही बात नहीं है, दोनों ही आपके पास इनवर्स रिलेशन में है। तो यहां पर सिंपल सा लिख सकते हो कि विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर सिंपल सा लिख सकते हैं सर कि विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, with increase in degree of compaction, the denseness of soil mass, will also increase। वो भी क्या होगी सर, वो भी बढ़ जाएगी, will also increase
इंक्रीज एंड देयरफॉर, इस वजह से, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू फ्लो, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो of fluid inside the medium will increase, resistance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, will increase and therefore, इस वजह से, and therefore permeability, and therefore permeability will डिक्रीज। तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, आप इसको लिख सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के से, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन आपके पास इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये तो सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वॉइड रेशियो। सब इतना कुछ समझ चुके हैं तो वॉइड रेशियो के बारे में तो बढ़िया तरीके से बता ही सकते हो कि वॉइड रेशियो क्या होगा। जितना ज्यादा वॉइड रेशियो उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स उतना ज्यादा खाली स्थान, जितना ज्यादा खाली स्थान उतनी बढ़िया परमिएबिलिटी। सिंपल सी चीज थी, उतनी बढ़िया आपके पास परमिएबिलिटी हो जाएगी। तो यहां पर देखो, यहां आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के। सर ये चीज हमने कहां से निकाली है? कल मैंने आपको बताया था इस तरह की इक्वेशन को, मैंने आपको एक एम्पेरिकल इक्वेशन बताई थी, कॉज़नी-कारमान की एम्पेरिकल इक्वेशन बताई थी, बोला था सब लोगों को याद रखना है उस इक्वेशन को। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि विद इंक्रीज इन वॉइड रेशियो, जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ेगा, ये भी सब बिल्कुल सिंपल है, विद इंक्रीज इन वॉइड रेशियो, सब बच्चों का खेल लग रहा है अब तो सारी चीजें, विद इंक्रीज इन वॉइड रेशियो volume of voids will increase, volume of void भी क्या हो जाएगा, volume of void भी increase हो जाएगी, and therefore इस वजह से हो क्या रहा है, and therefore resistance to flow, and therefore resistance to flow will decrease, और इस वजह से रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस परमिएबिलिटी विल इंक्रीज। तो यहां पर परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी सर, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड हेंस परमिएबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये बेसिक एक सिंपल सा रिलेशन होता है, इस बेसिक सिंपल रिलेशन को आपको याद रख के चलना है। क्लियर है? तो वॉइड रेशियो आपके पास सिंपल हो गया सर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास परमिएंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परमिएंट। सर परमिएंट का मतलब वो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर, उसको कहते हैं परमिएंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परमिएंट बोलते हैं। एबिलिटी टू फ्लो को बोल दिया परमिएबिलिटी, और जो फ्लो कर रहा है वो है परमिएंट। ठीक है, वो है परमिएंट। तो ये बेसिकली वो लिक्विड है जो फ्लो करता है, उसको बोलते हैं परमिएंट। ठीक है, इसको बोलता हूं इट इज दैट लिक्विड, it is the liquid that flows in the soil mass. It is the liquid that flows in the soil mass. तो soil mass में जो लिक्विड फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं परमिएंट। तो सर परमिएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, परमिएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे डिपेंड करेगा? एक इक्वेशन आप लोगों ने देखी थी बढ़िया तरीके से कि K जो है, दिस K is equal to C gamma W upon mu E cube upon 1 plus E cube upon 1 plus E multiply by D10 का स्क्वायर, E cube upon 1 plus E multiply by D10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो बिल्कुल इस तरह का देखा था। तो ये कॉज़नी-कारमान कांस्टेंट भी था, सी को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन के डैश लिख सकता हूं, तो वो भी आपके पास कॉज़नी-कारमान इक्वेशन, मतलब पार्टिकल साइजेज या शेप पे डिपेंड करता है फैक्टर।
ठीक है, D10 का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और ये बेसिक एक इक्वेशन आप लोगों ने देखी थी, समझी थी चीजों को। परमिएंट का मतलब ये हो जाएगा कि जो फ्लूइड अंदर लिक्विड के फ्लो कर रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो परमिएंट के मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर परमिएंट की आपके पास जो डायनामिक विस्कोसिटी है उस डायनामिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा क्या। तो परमिएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, परमिएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या पे हो जाएगी, ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है, दिस म्यू इज बेसिकली योर डायनामिक, म्यू इज बेसिकली योर डायनामिक विस्कोसिटी। तो हमें सीधी सी बात पता है सर कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड होगा, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी ऑफ द परमिएंट होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो आएगा। क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब, विस्कस फोर्स का मतलब ये होता है द फोर्स दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये आपके पास बेसिकली होगा क्या कि जितनी ज्यादा आपके पास डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी कम परमिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये ओवरऑल इतना आसान नहीं है चीजों को कैलकुलेट करना। मतलब कहने की बात है कि अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर के साथ साथ भी चीजों को देख सकते हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली आपके पास रेजिस्टेंस टू फ्लो कम हो जाएगा, तो परमिएबिलिटी भी आपके पास इंक्रीज करेगी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये फैक्टर्स भी हम देखते हैं। तो अगर इसके लिए अगर आपके पास जो सॉइल का जो बिहेवियर है या फिर परमिएंट का जो कंप्लीट बिहेवियर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए एक इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। ऑल्दो यहां पर एक पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो यहां पर कि विद इंक्रीज इन, देखो यहां पर पहला पॉइंट लिख सकते हो कि विद इंक्रीज इन डायनामिक विस्कोसिटी, अगर डायनामिक विस्कोसिटी को मैं बढ़ा दूं, विद इंक्रीज इन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ परमिएंट, इस परमिएंट की डायनामिक विस्कोसिटी को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो भी बढ़ जाएगा। देन रेजिस्टेंस टू फ्लो विल इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो भी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड देयरफॉर परमिएबिलिटी विल डिक्रीज, और इस वजह से परमिएबिलिटी जो हो जाएगी आपके पास क्या रहेगी, परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। यहां तक की बात तो हम क्या कह सकते हैं। इसके बाद हमें एक और बात करना है कि जो नेचर होता है आपके पास, बेसिकली किसी भी परमिएंट के नेचर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इस वजह से हम एक और फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, वो बताता हूं किस तरह से करेंगे। नाउ because while understanding the nature of permeant, while understanding the nature and behavior of permeant, nature and behavior of permeant के समझना, nature and behavior of permeant, various factors are involved, therefore इस वजह से an intrinsic permeability factor is defined। इस वजह से एक इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया जाता है। सर ये इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर क्या है, होता क्या है? मतलब ये है कि सॉइल मास के अंदर जो परमिएंट अंदर फ्लो कर रहा है वो बेसिकली इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि उस परमिएंट की खुद की विस्कोसिटी क्या है, उसके अंदर जो आपके पास सॉइल के अंदर पहले से जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं वो फ्लूइड कौन से हैं, क्या ये फ्लूइड और वो फ्लूइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको डिपेंड कर, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इस पूरे बिहेवियर या पूरे नेचर को। इस वजह से क्या किया जाता है, एक कांस्टेंट अलग कर दिया जाता है। जैसे कैसे कहेंगे अलग सर, जैसे यहां देखो मैं बोल रहा हूं K बराबर C मल्टीप्लाई बाय गामा W डिवाइड बाय म्यू E क्यूब अपॉन 1 प्लस C और मल्टीप्लाई बाय D10 का स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें देखो ये जो है म्यू, दिस इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ परमिएंट ओनली।
ये भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और ये भी एक तरह के फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो आपके पास सॉइल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, बाकी तो सॉइल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब समझ रहे हो, बाकी तो सॉइल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि K मल्टीप्लाई बाय म्यू डिवाइडेड बाय गामा W, अगर इन प्रॉपर्टी को मैं यहां अलग कर देता हूं और C E³ अपॉन 1 प्लस C और D10 का स्क्वायर, इसको मैं अलग कर देता हूं, तो अब ये जो फैक्टर बना, इस फैक्टर को ही बोला जाता है K डैश, और K डैश है आपके पास इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर, जो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किन चीजों के ऊपर, जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास होता है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी फैक्टर। अब इसको डिफाइन करके बहुत आसान हो जाता है किसी फ्लूइड के बिहेवियर को समझना, क्योंकि अगर आप इसको कंबाइंडली इस इक्वेशन से समझते हो, ठीक है, ये तो किसी ने आपको इक्वेशन बता दी, आपने याद कर ली, रट्टा मार लिया और जिंदगी आसान हो गई। लेकिन एक्चुअल में जब रिसर्च वगैरह करते हैं, लैब में करते हैं, तो वहां पर जब वो चीजें इक्वेशंस को देख रहे होते हैं, तब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अगर मैं म्यू बढ़ा दूंगा तो डायरेक्टली ऊपर नीचे हो जाएगा। उसको आप ऐसे डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि म्यू बढ़ाओगे तो लिक्विड जब फ्लो करेगा, उसके अलावा हमें लिक्विड के फ्लो के इक्वेशंस को भी देखना है। वो डिपेंड करेगा पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है, वो इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि वॉइड रेशियोज कैसे हैं। तो ओवरऑल पूरा नेचर समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लेबोरेटरी के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी खपा दी है, 30-30 साल 40-40 साल रिसर्च किया, तब जाके ये फॉर्मूलेज आप लोगों को दिए हैं, और आपका काम इन फॉर्मूले को रट के एक सरकारी नौकरी लेना, बस इतना सा, ठीक है। तो इसमें इस वजह से किया क्या गया, इसमें किया ये गया कि यहां पर जितनी जितनी फ्लूइड की प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने ये बोला कि यार जितनी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं उसको अलग करके एक फैक्टर बना लो, और इस फैक्टर से जब बातचीत करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि परमिएबिलिटी कैसे अफेक्ट हो रही है। तो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी किस तरह से अफेक्ट हो रही है वो डायरेक्टली आप यहां पर बता सकते हो। क्लियर है, ठीक है सर, यहां तक की क्लियर। ये तो फैक्टर हो गया है परमिएबिलिटी का फैक्टर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंट्रैप्ड गैसेस। नेक्स्ट इज योर एंट्रैप्ड गैसेस। सोच के बताओ एक बार कि सर एंट्रैप्ड गैसेस का मतलब बताया था मैंने, एक एंट्रेन्ड गैसेस होती हैं, दूसरा एंट्रैप्ड गैसेस होती हैं, दोनों के बीच में एयर एंट्रेन्ड और एयर एंट्रैप्ड, एंट्रैप्ड एयर और एंट्रेन्ड एयर, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर यहां पर एंट्रैप्ड गैसेस हैं तब इसका क्या फर्क पड़ेगा परमिएबिलिटी के ऊपर। जल्दी बताओ, एंट्रैप्ड गैसेस का क्या फर्क पड़ेगा, एंट्रैप्ड गैसेस का क्या फर्क, सब लोग कमेंट करेंगे। डिक्रीज होगा एंट्रैप्ड एयर से, डिक्रीज होगा एंट्रैप्ड एयर से, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। एंट्रैप मींस एयर वॉइड, डिक्रीज 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 डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज डिक्रीज। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेड था आप लोगों से, बढ़िया तरीके से। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। इसका मतलब है अगर सॉइल मास के अंदर, अगर सॉइल मास के अंदर पानी के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, अगर एंट्रैप्ड एयर भी प्रेजेंट है, तो वो जो एंट्रैप्ड एयर आपके पास प्रेजेंट होगी सॉइल मास के अंदर, सॉइल मास के अंदर प्रेजेंट होगी, वो एक तरह से एयर फ्रिक्शन लगाएगी, एयर फ्रिक्शन इंड्यूस करेगी स्ट्रक्चर के अंदर, और उस एयर फ्रिक्शन की वजह से आपके पास लिक्विड के फ्लो में बाधा पैदा होगी, रेजिस्टेंस पैदा होगा, और इस वजह से ओवरऑल परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को आपको समझना है यहीं पर कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू presence of entrapped gases, due to presence of entrapped gases within the soil mass, due to presence of entrapped gases within the soil mass, the air friction is induced, and resistance to flow
and resistance to flow of fluid will increase, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, therefore इस वजह से होगा क्या सर, therefore permeability will decrease, therefore permeability will decrease, इस वजह से permeability कम हो जाएगी, permeability will decrease। तो यहीं से क्या कर सकते हो कि coefficient of permeability जो है वो inversely proportional है amount of entrapped gases, ठीक है, entrapped gases के कंटेंट से इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, एयर फ्रिक्शन इंड्यूस करता है इस वजह से। ठीक है सर, क्लियर है, यहां तक की बात तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है फॉरेन इंप्योरिटीज, बाहरी ताकतें, बाहरी गंदगियां, फॉरेन इंप्योरिटीज क्या करेंगी। अगर फॉरेन इंप्योरिटीज मिट्टी के अंदर हैं तो फॉरेन तो क्या है, परदेसी है, परदेसी है, जब अपने घर वाले ही साथ नहीं दे रहे हैं तो परदेसी क्या साथ देगा। तो ये तो आपने सुना ही है, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, ठीक है, तो परदेसी तो बहुत गलत आएंगे। तो मतलब फॉरेन इंप्योरिटीज की बात करोगे तो अगर सॉइल के अंदर फॉरेन इंप्योरिटीज होंगी तो वो परमिएबिलिटी को क्या करेंगी, परमिएबिलिटी को बेसिकली डिक्रीज करेंगी इफ फॉरेन इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, बिकॉज वहां से रेजिस्टेंस टू फ्लो आपके पास क्या रहेगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो आपके पास ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो फॉरेन इंप्योरिटीज की प्रेजेंस की वजह से, तो यहां पर ध्यान से देखना कि ड्यू टू presence of foreign impurities, due to presence of foreign impurities in the soil mass, foreign impurities in the soil mass, resistance to flow will increase। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर परमिएबिलिटी, इस वजह से परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉरी, परमिएबिलिटी विल डिक्रीज, इस वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉरेन इंप्योरिटीज से, फॉरेन इंप्योरिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आपके पास, ये फॉरेन इंप्योरिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। तो फॉरेन इंप्योरिटीज रहेंगी। अब ये फॉरेन इंप्योरिटीज एक्चुअली होंगी क्या, ये जो फॉरेन इंप्योरिटीज होती हैं ये बेसिकली वॉइड्स के बीच में फंसी होती हैं वहां पर। तो ओवरऑल वॉइड्स को भी डिक्रीज कर दिया क्या, वहां से भी एक चीज समझ सकते हो, क्योंकि वॉइड्स आपके पास अब फर्दर डिक्रीज हो गए हैं, इस वजह से ही तो रेजिस्टेंस बढ़ा, इस वजह से ही तो सॉइल के अंदर लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा है, इस वजह से सॉइल में लिक्विड का रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो यहां पर भी आप बहुत आराम से बढ़िया तरीके से इसको क्लियर आउट कर सकते हो कि सर ये तो बिल्कुल बढ़िया है, आराम से इसको बता सकते हो, जितनी ज्यादा फॉरेन इंप्योरिटीज उतना कम आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर नेक्स्ट पॉइंट है एड्सॉर्ब्ड वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर पे कैसे डिपेंड करेगा, एड्सॉर्ब्ड वाटर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये चीज जल्दी से बताओ मुझे। हाउ इट विल डिपेंड ऑन दी एड्सॉर्ब्ड वाटर। क्या होता है एड्सॉर्ब्ड वाटर, एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना, ये मैंने आपको बताया था, एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो एड्सॉर्ब्ड वाटर जो होता है वो कैसे अफेक्ट करेगा, मैंने बताया था कि पानी पानी की मदद करेगा, पानी पानी की मदद करेगा, शर्त यह है कि पानी उसका सगा होना चाहिए, सौतेला नहीं, पानी उसका सगा होना चाहिए, मतलब पानी वॉइड्स के अंदर वाला होना चाहिए। अगर सरफेस का वाला पानी है तो सरफेस वाला पानी क्या करेगा, सरफेस वाला पानी उसको रोकेगा। ठीक है, अगर कोई आपको बाहरी तरीके से प्यार करता है तो वो आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश करेगा, जो आपको अंदर से प्यार करता है वो आपकी सक्सेस को बढ़िया, आपकी सक्सेस को एंजॉय करेगा। ठीक है, तो यहां आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, एड्सॉर्ब्ड वाटर ये सतह वाला वाटर है, बाहरी वाटर है, सरफेस वाला वाटर है। अब ये पानी क्या करेगा, दूसरे पानी को अंदर आने से रोकेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इस वजह से यहां पर क्या रहेगा, इस वजह से यहां पर भी परमिएबिलिटी डिक्रीज हो
जाएगी। अरे क्लियर है क्या सबको? क्लियर है यहां तक? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, बिल्कुल सही है। सो होगा क्या, होगा क्या, विद इंक्रीज इन द एड्सॉर्ब्ड वाटर, with increase in the with increase in the adsorbed water on the surface of soil particles, on the surface of soil particles resistance to flow will also increase, and therefore, और इस वजह से होगा क्या, and therefore the permeability will decrease। इस वजह से परमिएबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दो इसको, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एड्सॉर्ब्ड वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अरे अब इतने सारे फैक्टर लिखवा दिए हैं सर आपने, इतने सारे फैक्टर लिखवा दिए हैं परमिएबिलिटी के कि अब इससे बाहर तो क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया आराम तरीके से, अब बड़े आराम से आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि अब इससे बाहर इतने सारे फैक्टर्स आपको लिखवा चुका हूँ, इसके बाहर कोई भी चीज़ आएगी नहीं, और जाएगी भी तो उन चीज़ों को आप आराम से समझ सकते हो। क्लियर है? क्लियर? ये सारे फैक्टर्स हैं। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन बता दो जल्दी से क्लियर करके। क्लियर है यहां तक की बातें सारी? यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ। जल्दी, लिखने में व्यस्त हो गए हैं सब लोग, लिखने में बिजी हो चुके हैं, देखो जल्दी से बताओ क्लियर है यहां तक? दीज आर ऑल द फैक्टर्स, ऑल क्लियर रखी। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है आपकी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अरे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सब लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। ऐसा लगा कुछ नहीं बचा, सब लिखा दिया, बस सब हो गया है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आराम से बढ़िया तरीके से। देखो पढ़ाई छोड़नी नहीं है, ठीक है? पढ़ाई छोड़नी नहीं है, या फिर हार नहीं माननी है बिल्कुल किसी तरीके से। लगातार करते जाओ, मेहनत करते जाओ, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि करें क्या सर। इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। डरना नहीं किसी चीज़ से, ठीक है? जो चल रहा है शेड्यूल अपना, सुबह उठो, एक बार शेड्यूल सुबह उठो, ठीक है? उठो और एक शेड्यूल लिख लो कि आज के दिन में मुझे ये काम करना है। वो काम जब तक आप सोते नहीं हो तब तक उस काम को देखो पूरे तरीके से कि वो सारे काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आपको सबसे बढ़िया ध्यान रखना है, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के। जो भी फ्रेंड वगैरह भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके घर में अगर छोटा भाई वगैरह डिस्टर्ब कर रहा है, सबको भगा दो, सबको साइड करो कि ये मेरे करियर बनाने का समय है, ये मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना? ये मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और 4 महीने की तो बात है, प्रीलिम्स आ जाएगा, एनएचपीसी जेई का भी आ रहा है, एनएचपीसी जेई का भी, ठीक है? एनएचपीसी जेई में भी 149 वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है ना? एनएचपीसी जेई के अंदर भी आपके पास क्या है, एनएचपीसी जेई के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, 149 वैकेंसी। सेम सिलेबस है, एसएससी वाला जो पढ़ रहे हो कर देना उसको भी, फॉर्म भरना मत छोड़ना, चूकना मत फॉर्म भरने से, कर दो उसको भी। सेम सिलेबस है, इस इनफैक्ट टेक्निकल ज़्यादा है, तो जीके की भी टेंशन नहीं है। 170 नंबर तो टेक्निकल ही है, निकाल लो फटाफट तरीके से उसको, है ना? सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इंक्रीज से परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा क्या? अरे डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये किसने बताया आपको? और कहां पर, मेरे अलावा कहां पढ़ लिया सॉइल मैकेनिक्स? बताओ जल्दी से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यही तो होता है। उमेश कुमार, कहीं और से भी ट्यूशन ले रहे हो?
कहीं और ट्यूशन मत ले लेना बेटा, है ना, कहीं और मन पर पढ़ लेना। तो फिर अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ कहां रहा है? कहां बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? कहीं नहीं बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हाइपोथेटिकल बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। सर आपको कैसे पता चला हम डर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, इसलिए पता चला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास। सर जैसे जैसे समय आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि सब हो गया हमारा काम, नहीं हो पाएगा इस बार, ठीक है। बहुत बच्चों में ये होता है। सर जनरल इंजीनियरिंग, देखो जनरल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने जैसे आपको टेलीग्राम बताया था कि मैंने बातचीत करी है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग सेशंस मैंने लास्ट ईयर भी जनरल इंजीनियरिंग के सेशंस लिए थे, जहां मैंने आप लोगों को सर्वे वगैरह पढ़ाया था, जिन बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने पढ़ा भी होगा वहां से, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग का सर्वे का लेक्चर्स मैंने लिए थे वहां पर, जहां बेसिक सर्वे कंप्लीट डिटेल के अंदर फॉर ऑल ब्रांचेस। देखो जनरल इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि सिविल वाले बच्चे को भी मैकेनिकल का थोड़ा बहुत पढ़ना है, सिविल वाले बच्चे को इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को सिविल मैकेनिकल सब पढ़ना है। तो ये होता है जनरल इंजीनियरिंग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर ओवरव्यू सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा तो आप कर लोगे उस चीज को, तो टेंशन मत लो। एक बढ़िया सी एक वो प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज, जहां पर 2-2 ढाई घंटे में 3 घंटे के अंदर सब्जेक्ट जो है सिंपल कॉन्सेप्चुअल बातें वो सारी जनरल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के लिए कर दी जाएगी। तो बातचीत चल रही है, ठीक है, बातचीत चल रही है। चलो ठीक है, अब आगे देखो परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। पूरा फोकस आ जाओ क्लास के अंदर, ठीक है, बिल्कुल क्लास के अंदर। आज तो मैं नोएडा गेस्ट हाउस से ले रहा हूं, ये तो नोएडा स्टूडियो ऑफिस है ही नहीं, ठीक है, तो गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस से आज ले रहे हैं तो गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स की बात करें तो पूरा फोकस आपका इस एग्जाम इसी स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल, देखो सिंपल सा कॉमन सेंस की बात थी, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड वे में। ये आपने पहले ही इनिशियली बता दिया था कि सर स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड। लेयर्ड का मतलब परतें, अलग अलग परतों में अलग अलग तरह की परतें होती हैं, इस तरह से उस लेयर्ड फॉर्म के अंदर सॉइल के डिपॉजिट होते हैं। सर ये तो हमें बहुत पहले से पता है, सर ये तो हमें बहुत पहले से पता है, ठीक है, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। हाँ हर्षित, अभी बात करते हैं नॉन टेक की, पहले एक बार ये समझ लो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब एक बार फ्लो में शुरू हो गया है तो अब शुरू कर देते हैं, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां आपके पास इसका मतलब है कि अगर नेचुरल डिपॉजिट्स की भी बात करूं, अगर नेचुरल कंडीशंस की भी बात करूं, तब भी तो हमारे पास सॉइल लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है। तो उसी तरीके से सॉइल आपके पास क्या होगी, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है नेचुरल कंडीशंस के अंदर भी। और वहीं से अगर हम नेचुरल कंडीशंस में भी सॉइल की परमिएबिलिटी को या सॉइल डिपॉजिट की परमिएबिलिटी को अगर चेक करते हैं, अगर सॉइल डिपॉजिट्स की परमिएबिलिटी को देखते हैं, तो उस वाले केस में भी सर हमें ये पता चलता है, उस वाले केस में भी हमें ये पता चलता है कि सॉइल के अंदर 2 तरीके के केस पॉसिबल हैं। पहला केस, जब पानी इस हॉरिजॉन्टल तरीके से फ्लो हो रहा हो, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, बताऊंगा क्या होता है बेडिंग प्लेन वगैरह। और दूसरा, जब वह पानी आपके पास वर्टिकल तरीके से फ्लो हो रहा हो, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। 2 ही तो तरीके हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा हो या वर्टिकल फ्लो कर रहा हो, 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 पॉइंट हमें यहां लिखने हैं इंपॉर्टेंट तरीके से कि परमिएबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट भी, तो ये भी आपको पता है कि इन नेचुरल कंडीशंस, इन नेचुरल कंडीशंस में सॉइल्स आर डिपॉजिटेड, जो सॉइल्स होती हैं हमारे पास, दे आर डिपॉजिटेड इन लेयर्ड फॉर्म, इन लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड फॉर्म्स ओनली, इन लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड फॉर्म्स ओनली। इसी के अंदर लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड फॉर्म्स में ही आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली देखोगे, अगर देखोगे, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर वी कैन से दैट परमिएबिलिटी कैन बी, तो परमिएबिलिटी 2 तरह की हो सकती है। पहला,
पहला आपके पास हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। कैसी परमिएबिलिटी? हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? मतलब क्या है? when water flows parallel to the bedding plane, when water flows parallel to bedding plane, बेडिंग प्लेन के पैरेलल जब आपके पास पानी फ्लो करेगा तब आपके पास पानी, आपके पास हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी हो जाएगी। सेकंड आपके पास हो सकती है सर वर्टिकल परमिएबिलिटी। सेकंड इज योर वर्टिकल परमिएबिलिटी। वर्टिकल परमिएबिलिटी इसका मतलब when water flows परपेंडिकुलर, ये साइन क्या होता है? ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर और बेडिंग प्लेन के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमिएबिलिटी। तो जो हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है इसको आप लिखते हो KH, और जो वर्टिकल आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आ जाता है इसको हम लिखते हैं KV। क्या लिखते हैं? KH और KV। इन दो बेसिक चीज़ों को हमें निकालना होगा अभी जब अलग अलग लेयर्स हमारे पास होंगी। तो यहाँ तक की बात है तो सर क्लियर है। तो सबसे पहला केस, द फर्स्ट केस जो आप यहाँ पर देख सकते हो उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। जब आपके पास, मान लिया हमने, क्या मान रहे हैं हम लोग, हम ये मान रहे हैं कि ये पानी नहीं है, ठीक है, ये आपके पास अलग अलग सॉइल लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये आपके पास अलग अलग सॉइल लेयर्स हैं। और यहां पर हो क्या रहा है, इस सॉइल लेयर के अंदर पानी जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से पानी जो है फ्लो कर रहा है। अच्छा, स्क्रीन कट रही है क्या? यहां कंप्लीट स्क्रीन नहीं दिख रही ना आप लोगों को? एक मिनट दो मुझे, इसको स्क्रीन को सही करते हैं, रुको। कोई है क्या मैम? स्क्रीन कट रही है, इसको देखो एक बार। स्क्रीन पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? बेडिंग प्लेन दिख रहा है आपको? बेडिंग प्लेन दिख रहा है यहां से? क्लियर दिख रहा है? चलो ठीक है। तो यहां पर देखो, इस तरह से आपके पास अलग अलग लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स में देखोगे, यहां पर इन लेयर्स में देखोगे तो यहां से यहां तक ये डेप्थ ऑफ लेयर मान लिया Z1, फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ लेयर मान लिया Z2, सिमिलरली डेप्थ ऑफ लेयर Z3, दिस इज डेप्थ ऑफ लेयर Z4, और ये डेप्थ ऑफ लेयर आपके पास Z5। ये अलग अलग डेप्थ ऑफ लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी यहां पर, ध्यान से देखना, ठीक है। सिमिलरली यहां जो डिस्चार्ज आएगा, यहां डिस्चार्ज आपके पास आएगा Q1, हो सकता है इस लेयर के अंदर डिस्चार्ज आ रहा है Q2, इस लेयर के अंदर डिस्चार्ज Q3, यहां पर डिस्चार्ज आपके पास Q4, एंड दिस डिस्चार्ज इज Q5। मतलब यह है कि यहां पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हैं सर? यहां पर आप देख पा रहे हो कि वाटर इसके पैरेलल फ्लो कर रहा है बेडिंग प्लेन के। द वाटर इज फ्लोइंग पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है। और ये आपके पास बेडिंग प्लेन है, इस तरह से ये आपका बेडिंग प्लेन है। और यहां पर ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी, इस टोटल लेंथ को मैं बोल लेता हूं L, और इनसाइड लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी? इनसाइड लेंथ हम मान लेते हैं 1, हर एक लेयर की इनसाइड लेंथ को मान लेते हैं 1, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेन है जिसका विड्थ B है, हाइट H है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। अब जब भी वाटर पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन फ्लो करता है तब आपके पास क्या रहेगा? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हेड लॉसेज आएंगे वो हेड लॉसेज आपके पास क्या आएंगे? सेम आएंगे अक्रॉस ऑल द लेयर्स। हेड लॉसेज क्या होंगे? सेम होंगे अक्रॉस द लेयर्स, बिकॉज हेड लॉस अपॉन लेंथ, देखो लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम आपके पास लगभग सेम है, तो हेड लॉसेज अक्रॉस ऑल द मीडियम आपके पास क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो इसकी चीज को आपको ध्यान रखना है कि when वाटर फ्लोज, जब पानी फ्लो करता है, when वाटर फ्लोज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, when water flows parallel to the bedding plane, then head loss will be same and discharge
and discharge will be summation of all the discharges of layers. ठीक है, इंडिविजुअल लेयर्स के जब डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज आपके पास यहां पर इस तरह से देखने को मिलेगा कि टोटल डिस्चार्ज जो आ रहा है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो यहां पर आप सिंपल तरीके से इसको देख सकते हो कि इसका मतलब Q हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहीं से आपके पास n लेयर्स के अंदर ये आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्चार्ज. दिस इज द टोटल डिस्चार्ज जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, हेड लॉसेस जो होंगे वो हेड लॉसेस आपके पास सेम तरीके से, हेड लॉसेस सेम है. इसका मतलब ये हो जाएगा सर, इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि यहां पर अगर मैं Q को देखूंगा, हम कर क्या रहे हैं यहां पर सर, यहां पर जो अलग अलग लेयर्स होगी, इन अलग अलग लेयर्स का कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी तो अलग अलग होगी. मतलब K1, K2, K3, K4, K5, ये अलग अलग तरह की कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी इनकी होगी. अगर अलग अलग तरह की कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, इसका मतलब मुझे निकालना है कि ये तो अलग अलग लेयर्स के अंदर डिफाइंड है. मुझे इस कंप्लीट सॉइल डिपॉजिट का एवरेज परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट निकालना है, एवरेज परमिएबिलिटी निकालना है. इसका मतलब अगर टोटल डिस्चार्ज इतना है तो Q इक्वल टू KIA होता है. ये आप डार्सीज लॉ से देख सकते हो, दैट इज K एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और मल्टीप्लाई बाय द एरिया, ये इक्वेशन हम यहां पर यूज कर सकते हैं. दैट इज K एवरेज I मल्टीप्लाई बाय एरिया. ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल सर. अब यहां पर देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या लिखवाया था मैंने, हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम. तो यहां पर तो जो हेड आपके पास आ रहा है, दिस हेड विल बी सेम, मतलब H1 विल बी इक्वल टू H2 विल बी इक्वल टू H3 एंड सो ऑन, यहां तक आपके पास बराबर होगा. इसका मतलब सर ये हो जाएगा कि अगर मैं Q को लिखता हूं तो Q आ गया K एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिस हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये आपके पास हो जाएगा. अच्छा सर, एरिया कैसे निकालोगे, जहां से फ्लो कर रहा है? तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, यहां से एरिया कैसे निकलेगा, हर एक लेयर की विड्थ कितनी है, Z1 विड्थ है, इनसाइड लेंथ कितनी है, इनसाइड लेंथ 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा. तो सिमिलरली अगर यहां पर देखोगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डैश 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 टिल Zn, वो मल्टीप्लाई बाय द इनसाइड लेंथ, जो यूनिट लेंथ हमने मान ली है. क्लियर है? तो यूनिट लेंथ का मास हमने मानेंगे. यहां से आप देखोगे Z1 Z2 Z3 Zn मल्टीप्लाई बाय 1, ये आप कर सकते हो यहां से K एवरेज. तो सर ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो निकल गई. इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट. ये मेरी इक्वेशन पहली आ गई. आराम से समझना और एक बार में डेरिवेशन समझ जाओगे, और फॉर्मूला आपको बिल्कुल तरीके से याद रखना है. ठीक है, अगर सिमिलरली मैं Q1 की बात करता हूं तो Q1 हो जाएगा Q1 विल बी K1 I कितना होगा सर, I हो जाएगा H1 जो कि H के बराबर ही है, और लेंथ L मल्टीप्लाई बाय Z1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा क्या इस तरह से. तो Q1 को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर. सिमिलरली अगर मैं यहां पर Q2 को लिखूंगा तो सर Q2 तो हमें याद हो गया है कि दिस इज K2 मल्टीप्लाई बाय H/L और मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय 1. इस तरह से आप Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जो आपसे बोला जाएगा बिल्कुल इसको लिख सकते हो इस तरह से. तो सिमिलर बात है, क्या करो, ये जो इक्वेशन थी कि कैपिटल Q जो है वो सब समेशन के बराबर होगा, उसी को हम यहां पर यूज कर लेंगे. उसी को क्या कर लेंगे सर, उसी को हम यहां पर यूज कर लेते हैं इस तरह से एवरेज निकालने के लिए. इस Q की जगह पर ये इक्वेशन रख दो, इस Q की जगह पर ये इक्वेशन रख दो, दैट इज K एवरेज मल्टीप्लाई बाय H/L मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या कि ये आपके पास हो जाएगा समेशन ऑफ Z. ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Z कह सकते हैं इसको. तो दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ Z. तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ Z फ्रॉम I1 टू IN, ऐसे तो लिखते हैं इसको, ZI, यही तो हो गया.
तो ये हो गया आपके पास समेशन ऑफ जेड। क्या हो गया? समेशन ऑफ, मतलब ऐड करते हैं, सिंपल फंक्शन है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसको इतना बड़ा लिखता है, इसकी जगह मैंने इसको इतना छोटा सा लिख दिया है, ठीक है। अब फर्दर क्या करोगे? फर्दर यहां करोगे K1 मल्टीप्लाई बाय H/L मल्टीप्लाई बाय Z1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली यहां आओगे तो K2 मल्टीप्लाई बाय H/L मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते चले जाओ। Kn मल्टीप्लाई बाय H/L, जो Hn है ये तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय Zn मल्टीप्लाई बाय 1। ये कंप्लीट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन दैट यू विल ऑब्टेन। क्लियर है सर? अब जो H/L की क्वांटिटी है ये तो कैंसिल आउट हो रही है सब जगह, ये कैंसिल आउट हो रही है H/L की क्वांटिटी, ये थ्रू आउट आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मुझे निकालना था K एवरेज, इसी फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, K1 मल्टीप्लाई बाय Z1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस यहां से आपके पास Kn मल्टीप्लाई बाय Zn, Kn मल्टीप्लाई बाय Zn, इस तरह से आ जाएगा। डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ये समेशन ऑफ Z, मतलब वही है Z1 Z2 Z3 Z4। तो इसको आप इसे लिख सकते हो सर, दिस इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn। तो ये हो जाती है आपके पास इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने की इक्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत एग्जाम में पूछी जाएगी। 4-5 क्वेश्चन दूंगा मैं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि यहीं से पूछा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन मैं दूंगा परमेबिलिटी के, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशन होती है, फॉर्मूला भी साथ साथ याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप इसको ये भी लिख सकते हो, K एवरेज कौन सा है? ये K एवरेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसको आप KH भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट इट एज KH ऑल्सो। तो KH बराबर K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z3। दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर फ्लो आपके पास पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन आ रहा है। तो यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार मुझे, यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार। यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, बढ़िया है, बढ़िया है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आपके पास नेक्स्ट आपका केस जो है, और परमिएबिलिटी का लास्ट केस है। परमिएबिलिटी में लगभग काफी सारी चीजें पड़ी। देखो परमिएबिलिटी में कितनी बाधाएं आई, देखो परमिएबिलिटी के अंदर एक बार क्लास कैंसिल होनी पड़ी, नेटवर्क इशू आया, फिर एक बार लाइट, बहुत चीजें हुई, लेकिन परमिएबिलिटी को हमने फाइनली खत्म कर ही दिया है। कर देंगे, अभी लाइव में सब क्लियर होता है, बस लाइव में आते रहा करो, क्लियर कर लो सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से। रिकॉर्डेड में फिर दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाता है, फिर पूछ नहीं पाते हो, लेकिन मजबूरनवश किसी के पास टाइम ही नहीं है तो कैसे आएगा, तो वो एक कंडीशन अलग होती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को लाइव ही आना है ताकि चीज़ें एक बार पढ़ो और ये टाइम यूटिलाइज हो जाए, इसके बाद वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस इस तरह से, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। अब दूसरा केस ये है हमारे पास, सेकेंड केस इज कि अब आपके पास ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, ये अलग अलग प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर योर बेडिंग प्लेन्स, और फ्लो जो है वो इस तरह से निकलेगा, मतलब लिक्विड जो है वो ऐसे पास कर रहा होगा वर्टिकली इससे पर मिनट। तो अब मुझे निकालना है इस पूरे सॉइल मास का एवरेज क्या होगा, आपके पास क्या एवरेज की कोफिशिएंट रहेगा। इसका मतलब ये है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि सिंपल सिमिलर वे में ये जो आपके पास होगी, ये होगी डेप्थ Z1, ये हो जाएगा Z2, दिस इज Z3, यहां से यहां हो गए Z4, एंड दिस इज योर Z5, दिस इज योर Z5, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास क्या हो जाएंगी, अलग अलग आपके पास डेप्थ हो जाएंगी। सिमिलरली जो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी होगा, तो K1 K2 K3 K4 और K5 अलग अलग होगा। अब क्योंकि वाटर जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह से वर्टिकली,
तो हर एक के अंदर जो लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम है हर एक लेयर की वो अलग अलग होगी। तो क्योंकि Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 डिफरेंट है, बिकॉज लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम अलग अलग हैं, इस वजह से हेड लॉसेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो हेड लॉस है वो आपके पास हो जाएगा H1, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगा यहां पर H1, ये भी नहीं दिख रहा है, इसको वाइट कर देता हूं, ये हो जाएगा H1, यहां से यहां तक हो जाएगा H2, दिस विल बी योर H3, ये आपके पास हो जाएगा H4 एंड दिस विल बी योर H5। ये सारे क्या लिखे सर मैंने, ये सारे लिखे हमने हेड लॉसेस। तो हेड लॉसेस क्योंकि लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम चेंज हो रहा है तो हेड लॉसेस आपके पास चेंज होगा। और यहीं पर हेड लॉस चेंज हो गया, डिस्चार्ज तो सेम रहेगा क्या, डिस्चार्ज थ्रू आउट द लेयर्स क्या रहने वाला है, डिस्चार्ज सेम रहेगा। तो इस वाले केस के अंदर डिस्चार्ज जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा यहां पर। तो यहां पर हम बिल्कुल सही बात है सर, यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, पहला पॉइंट यहां पर लिखा जा सकता है कि व्हेन वाटर फ्लोज, जब पानी फ्लो करता है, व्हेन वाटर फ्लोज vertically या फिर ब्रैकेट में लिख दो perpendicular to the bedding plane, when water flows perpendicular to the bedding plane, then उस समय क्या होगा, then head loss in each layer, हर एक लेयर में हेड लॉस होगा, हेड लॉस इन ईच लेयर विल बी डिफरेंट, तो वो अलग अलग होगा, हेड लॉस इन ईच लेयर विल बी डिफरेंट and discharge will be same, and discharge will be same, डिस्चार्ज सेम हो गया, हेड लॉस आपके पास अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो टोटल हेड लॉस आप निकालोगे, तो सर यहां से तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पता है कि यहां अगर मैं टोटल हेड लॉस निकालूंगा इस पूरे सॉइल डिपॉजिट वाले में से, उसको मैं बोल देता हूं कैपिटल H, तो वो बेसिकली समेशन हो जाएगा सारे इंडिविजुअल हेड लॉसेस का। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, इस इक्वेशन से ही हम सारा डेरिवेशन करेंगे, इस इक्वेशन से हम सारी डेरिवेशन करेंगे H1 H2, ठीक है, यहां से करेंगे। स्टार्ट सेमेस्टर, सर सेमेस्टर एग्जाम 15 जून से शुरू हो रहे हैं, बट आई एम नॉट अटेंड द सॉइल मैकेनिक्स क्लासेस, क्लास सॉइल अटेंड नहीं कर पाओगे, रिकॉर्डेड देखना, लेकिन देखना जरूर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डिस्चार्ज, यहां पर डिस्चार्ज आपके पास सेम रहने वाला है सर, ओवरऑल डिस्चार्ज भी आपके पास सेम रहेगा, ठीक है, ओवरऑल डिस्चार्ज भी आपके पास सेम रहेगा, ये चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है सर। इसका मतलब है सर कि यहां पर हमारे पास डार्सीज इक्वेशन तो वैलिड है सर, डार्सीज इक्वेशन जब वैलिड है दैट मींस दिस डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, ये आप कह सकते हो K एवरेज मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है, QIA ये आपके पास है, QIA। इसका मतलब हो जाएगा कि यहां मैं अगर इसको लिखूंगा K एवरेज, अच्छा हेड लॉस जो होगा यहां पर दैट इज टोटल हेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम, ठीक है, लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम आपके पास आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है सर, मल्टीप्लाई। अच्छा लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम क्या है, यहां पर देखो, यहां पर ये जो लेंथ है ये तो L है आपके पास, इनसाइड लेंथ आपने 1 मानी है सर, ये इनसाइड लेंथ तो मैंने 1 मान ली है। तो यहां लेकिन सॉइल जा किससे रही है, सॉइल जा रही है आपके पास यहां से इस तरह से ऐसे, तो लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम क्या है, लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम आपके पास ये टोटल समेशन है। इसका मतलब यहां पर अगर सर देखेंगे कि लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम आपके पास आएगा सर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn, ये है लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया तो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1, वो आपके पास बेसिकली एरिया हो जाएगा थ्रू आउट पूरे सॉइल मास का। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी। तो ये सर क्या हो जाएगा, ये सर हमारे पास हो जाएगा, एरिया को भी लिख सकते हो L मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। तो सर ये इक्वेशन यहां से देखने को मिल रही है।
अब इस इक्वेशन से क्या करो, इस इक्वेशन से क्या करो, बिल्कुल इस इक्वेशन से क्या, एच को निकाल लो। एच को निकालोगे दैट मीन्स Q मल्टीप्लाई बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और यहां से Zn ले आओ, डिवाइड कर दो किससे सर, डिवाइड कर देंगे हम K एवरेज से और मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हो जाएगा सर हमारे पास हेड लॉस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल H। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल H। अच्छा, सिमिलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर, सिमिलर तरीके से देखो आप, क्या सर मैं तो सिमिलर तरीके से इसको लिख सकता हूं इस तरीके से कि अगर मेरे पास डिस्चार्ज होता Q जो कि बराबर ही है लगभग उसके, और यहां पर आएगा K1 मल्टीप्लाई बाय हेड लॉस जो आ रहा है पहली लेयर के अंदर वो आ जाएगा H1, लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम है Z1 मल्टीप्लाई बाय और लेंथ तो आपके पास L इंटू 1, एरिया तो यही हो जाएगा L इंटू 1। ऐसे मैं निकाल सकता हूं Q को, ये Q1 निकाला है, Q1 Q2 के बराबर ही है, तो Q2 को आपने निकाला K2 H2 Z2 L मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो क्या, ऐसे आप मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे आप पूरा डिस्चार्ज निकाल सकते हो n वैल्यू तक। तो कंप्लीट डिस्चार्ज सर हम यहां से यहां तक निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक कंप्लीट डिस्चार्जेस को निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां से भी मैं अगर H1 और H2 को निकाल लूं तो देखो H1 निकालोगे आप सर Q1 मल्टीप्लाई बाय Z1 डिवाइडेड बाय K1 L मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली अगर H2 निकालोगे यहां से तो आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाई बाय Z2, Q2 मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय K2 और L मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ रहा है। क्या करना है सर, बहुत सिंपल है, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। सबको कर दो बराबर, सबको कर दो बराबर, सब बराबर सब बराबर सब बराबर कर दो इसको। मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट 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 अप टू HN, यहां तक कर दो बराबर तरीके से। इसका मतलब हो गया कि H को मैं यहां पुट कर सकता हूं तो H आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना रह गया है, बाकी फॉर्मूला तो आ गया आपके पास। दिस इज K एवरेज मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली यहां इसको लिख दो, ये आ जाएगा Q1 Z1 K1 L मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Q2 Z2 K2 L मल्टीप्लाई बाय 1 और इस तरह से Qn Zn Kn L मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या क्या कट जाएगा सर, L मल्टीप्लाई बाय 1 L मल्टीप्लाई बाय 1 L मल्टीप्लाई बाय 1 L मल्टीप्लाई बाय 1, सब कट गया सर। सही है, Q1 Q2 Qn सब कट जाएगा क्योंकि सब बराबर बराबर ही हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि फाइनल आप इसको लिख सकते हो, फाइनल सर हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Zn डिवाइडेड बाय, क्या इक्वेशन थी, K एवरेज डिवाइडेड बाय K एवरेज इज इक्वल टू Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3 और आगे चलता रहेगा इस तरीके से, आगे चलता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो Z आ रहा है। चलो ठीक है सर, अब क्या करें सर, इससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है K एवरेज। K एवरेज को यहां ले लो, इस पूरी टर्म को इधर ले आओ। ठीक है, Zn और Kn, ये जो पूरी टर्म है राइट इधर साइड्स में, इसको ले आओ नीचे, K को ले जाओ ऊपर, तो यहां से बन जाएगा आपके पास सर K एवरेज, और मैं कह सकता हूं K वर्टिकल। ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर आ रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 Z2 बाय K2 Z3 बाय K3 चलता जाएगा और Zn बाय Kn। ये बन गया है सर जबरदस्त फॉर्मूला जो कि है एवरेज परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का।
ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रख के चलना है बढ़िया तरीके से। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 Z2 बाय K2, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी रेशियो पूछ लिए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी का रेशियो पूछ लिया जाता है, तो इन चीजों को भी साथ साथ आपको याद रख के चलना है। तो ये फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रख के चलना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो एक पॉइंट को मैं और देख सकते हैं। देखो पंकज कुमार कहने से क्यू कैसे कट हो गया, क्यू के कट होने से बहुत दुख हुआ है, क्यू के कट होने से दर्द हुआ है, दिल टूटा है हमारा। क्यू कैसे दुख चेंज हो गया, क्यू कैसे कटा सर? क्यू ऐसे कटा कि एक स्लाइड पहले ही मैंने लिख दिया था गलती से, Q बराबर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Qn। ये सारे डिस्चार्जेस क्या हैं? सारे डिस्चार्जेस बराबर 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 हैं। इसका मतलब अगर सब बराबर हैं तो उसको Q लिख सकते थे, तो सब आपस में क्या हो गया? कट 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 कट, सारे कट गए। ठीक है, सब कट गए आपस के अंदर, तो यहां कट गए इस तरह से, इसलिए काट दिया इसको। क्लियर है पंकज? ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है सर। अब यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या सर? एक चीज और लिख सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बिल्कुल क्लियर है। एक चीज ये भी पूछी तो जाती है कि बता दो कौन से कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ज्यादा होगी, के हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगी, के वर्टिकल ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी? ये आपसे चीजें पूछी जाती हैं, तो कौन सी ज्यादा होगी? जनरली ये देखा गया है, जनरली ये देखा गया है, क्या देखा गया है? जनरली देखा गया है कि सॉइल जो नेचुरल डिपॉजिट्स आपके पास होते हैं उसमें वर्टिकल स्ट्रेसेस जो लग रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस के कंपैरिजन में ज्यादा लग रहे होते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रेसेस जो लगते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस के कंपैरिजन में ज्यादा लग रहे होते हैं। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से आपके पास क्या होता है? इस वजह से आपके पास जो हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी है वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू द वर्टिकल परमिबिलिटी। क्लियरली समझ में आ रहा होगा? तो सर मैं इसको नोट में भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल, नोट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि इन नेचुरल डिपॉजिट या इन केस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, in case of natural deposits, generally vertical stresses are observed to be more than the horizontal stresses, therefore इस वजह से therefore KH will be greater than KV। इस वजह से KH जो होगा वो KV से ज्यादा होगा। और KH क्या होता है, KV क्या होता है, ये सब हमने तो सर डिराइव करके बढ़िया तरीके से निकाल दिया है। आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेंगे सर? अरे जो आप बोलोगे सब ले लेंगे सब्जेक्ट, टेंशन मत लो। जो सब्जेक्ट आप बोलोगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबको पता है आपको क्या करना है, ठीक है? बार बार मैंने बता ही दिया है। सर अब कंटिन्यू करेंगे, अब मजा आ रहा है, इवनिंग में कम लेना, अभी कंटिन्यू करेंगे। अरे अभी नहीं कर सकते कंटिन्यू, स्टूडियो बुक्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, तो दूसरे फैकल्टी सब लाइन लगा खड़े हैं। देखो नीचे आ गए, यहाँ पे तो लंबी सी लाइन खड़ी है, अलग अलग लोग खड़े हैं बहुत सारे। सर हमारी क्लास है ना, तो उनका भी सोचना पड़ता है, उनका भी सोचना पड़ेगा। तो अभी कंटिन्यू बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बता दीजिए सर। जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बताना नहीं है ऋतिक कुमार। जनरल इंजीनियरिंग का हम यूट्यूब के ऊपर कुछ सेशंस वगैरह लेके आएंगे, ठीक है? यूट्यूब वगैरह सेशंस लेके आएंगे जनरल इंजीनियरिंग के, तो उस जनरल इंजीनियरिंग सेशंस के थ्रू हम पूरे बातचीत करेंगे वहाँ पर। और सेशंस के अलावा भी जो
जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल का कंटेंट जो आप लोगों को पढ़ना है, टेक्निकल सिविल का तो चल ही रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो कंटेंट पढ़ना है उसके लिए मीटिंग चली नहीं है, तो उसको एक कॉन्साइज वे में सारे सब्जेक्ट का छोटा छोटा कंटेंट जो आपके जनरल बेसिक इंजीनियरिंग में काम आएगा, वो JSS JEE के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी है, तो उनके लिए भी हम बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसको, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्लीकेशन पर भी चले जाएगा। टेलीग्राम पर भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मीटिंग हो रखी है, ठीक है। मैनेजमेंट से कहाँ से बात करें? क्लास एंड हो गया क्या? क्लास एंड अब होने वाला है। खुशबू कुमारी लेट आए हो आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। यहां आपके परमिएबिलिटी जो है वो परमिएबिलिटी समाप्त हो जाता है, ये चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। सर आप थोड़ा सा नॉन टेक के बारे में बताने वाले थे। नॉन टेक के बारे में देखो, नॉन टेक के पोर्शन को कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन टॉपिक्स को सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू कवर करो। समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, समय एनर्जी दोनों बचती है क्वेश्चंस के थ्रू। जनरल साइंस की आपके पास एक ल्यूसेंट की किताब आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो गिवन हैं उन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो। मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। उसके साथ साथ PYQs जो CGL में पूछे गए, CHSL में पूछे गए, जो आपके पास अलग MTS में पूछे गए, जो SSC ने अलग अलग जगह पे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर जो नॉन टेक पूछा है उसके क्वेश्चंस को भी करते रहो, क्लियर हो जाएगा सब चीजें। सर इंक्लाइंड फ्लो नहीं होता है क्या पानी के अंदर? पंकज पूछ रहे हैं। पानी के अंदर इंक्लाइंड फ्लो होगा, सॉइल के अंदर इंक्लाइंड फ्लो जो होता है सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर होता है। तो वहां पर आप जो देखोगे वो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के अंदर देखेंगे। मेल कहाँ करना है सर? ये मेल जहाँ कहाँ करना है वो सब आप लोगों को पता है कहाँ करना है, ऑफिशियल आईडीज वगैरह आपको पता होती हैं, ठीक है। अब आगे टेलीग्राम पे बातचीत करेंगे इसके बारे में और डिटेल के अंदर, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके जोश के साथ सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ना है पहले, और उसके बाद जो भी आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम साथ साथ डील करेंगे। जैसे आप लोगों की बातें रहेंगी, जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, फीडबैक आप जैसे इस तरह से आप देते हो, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो आप वहां से ऑटोमेटिकली चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ल्यूसेंट बुक बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है, ल्यूसेंट बुक बेस्ट है। और अभी तक कैसी लग रही है सॉइल मैकेनिक्स? जल्दी से बताओ कमेंट करके, एक बार जल्दी से बताओ कमेंट करके कैसी लगी। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन शाम को डिस्कस करेंगे, इवनिंग में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करके लेके आना, 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कैसे लग रही है सॉइल मैकेनिक्स, कैसी चल रही है आप लोगों की। काफी सारे चैप्टर आप तो कर लिए हैं आपने, काफी सारे चैप्टर कर लिए। कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, ठीक है, जैसे ये परमिएबिलिटी के क्वेश्चंस वगैरह हैं, 4-5 क्वेश्चंस परमिएबिलिटी के हैं, और उसके आगे तो सीपेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसको हम कवर अप करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो गणेश। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बातें बाद में करेंगे। बहुत अच्छी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सॉइल तो बढ़िया चल रही है, जबरदस्त, क्रिस्टल क्लियर है, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। क्वांट का बंद कर दें, क्वांट के बारे में बातचीत चल रही है, क्वांट के बारे में बातचीत चल रही है। एक्चुअली प्लानर पहले से बने होते हैं, उससे उस वजह से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। जबरदस्त, दिल 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 दिल। नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट 5 घंटे नहीं चलेंगे, बाकी सब बराबर चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं इवनिंग के अंदर फिर से एक बार बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। थैंक यू सो मच। बिल्कुल 5 स्टार है, बस ये होना जरूरी है, 5 स्टार होना बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग के अंदर वापस से, ठीक है। इवनिंग के अंदर क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूं, क्वेश्चंस को करके लेके आना। मिलेंगे इवनिंग में और कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ, सीपेज एनालिसिस। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। शाम को 3 घंटे 3.5 घंटे निकलेंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मिलते हैं शाम को जोरदार तरीके से। थैंक यू सो मच।